लेट्स क्विकली रिकॉल डिविडेंड डिसीजंस के ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल फॉर्मूलाज, ताकि आपको लास्ट डे पर आसानी रहे। जी, डिविडेंड डिसीजंस में सबसे पहली थ्योरी हमने कौन सी डिस्कस की है? एमएम अप्रोच। एंड एमएम अप्रोच की बात करें, ये आती है इररेलेवेंस थ्योरी। कहने का मतलब डिविडेंड जितना डिक्लेयर करना है कर दो या ना डिक्लेयर करो, वैल्यू ऑफ फर्म इज गोइंग टू रिमेन द सेम। खैर, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला किस चीज का था? P0 का। इट इज P1 प्लस D1 देन 1 प्लस KE। और इसमें वैल्यू ऑफ फर्म एट टाइम 0, जिसको हम NP0 भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या था? इट इज N प्लस MP1 माइनस I प्लस E अपॉन 1 प्लस KE। अब टर्मिनोलॉजी डिस्कस कीजिए। N का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इन बिगिनिंग। और M का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड। ठीक है। I मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, और E मतलब हमारे पास अर्निंग्स, नॉट रिटेन अर्निंग्स बेटा, रिटेन अर्निंग्स नहीं है, ये अर्निंग्स फॉर इक्विटी है। इसमें से डिविडेंड निकाल कर रिटेन अर्निंग्स बचेगी आपके पास। ठीक है जी। अल्टीमेटली हमारे पास इस थ्योरी से क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको ये सारी डिटेल्स गिवन होती हैं, आपको यूजुअली N पता होता है, आपको P0 पता होता है, आपको I गिवन होता है, E गिवन होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कैलकुलेट P1 एंड फर्दर वैल्यू ऑफ फर्म इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, एंड दूसरा केस इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। तो हम वर्किंग्स कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में कि हम तो पहले जी P1 कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा, अगर डिविडेंड देना है या नहीं देना तो रिटेन अर्निंग्स कितनी बचेगी। ये रिटेन अर्निंग्स का काम होता है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फाइनेंस करवाने का। अब जो भी डेफिसिट रह गया ये न्यू फंड से आएगा। न्यू फंड्स की रिक्वायरमेंट पता चल गई, उसको आपने P1 से डिवाइड किया तो आपको पता चल जाएगा न्यू शेयर्स कितने इशू करने हैं। और लास्ट स्टेप आपका रहता है ये फॉर्मूला में अप्लाई करना, और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करके पता चल जाता है दैट दोनों केसेस में वैल्यू ऑफ फर्म तो सेम ही आ रही है। कई बार क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट करता है टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म एट टाइम 1, यानी कि ईयर एंड 1। वो कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपली N प्लस M P1, एक शेयर की मार्केट प्राइस उस टाइम पर मल्टीप्लाइड बाय उस टाइम पर हमारे पास कितने शेयर्स होंगे। ये है हमारे पास जी MM अप्रोच। इसके बियॉन्ड MM अप्रोच में कुछ नहीं था। सेकेंड अप्रोच है हमारे पास वॉल्टर्स मॉडल, जो कि किस हेडिंग में आती है? रेलेवेंस में आती है। अब इसका फॉर्मूला क्या था? P0 इज इक्वल टू 1 अपॉन KE D प्लस R अपॉन KE E माइनस D। रेलेवेंस में आती है हेंस इफ D चेंजेस, मतलब इफ डिविडेंड पे आउट चेंजेस तो P0 इज गोइंग टू चेंज। यहां पर आपके पास डिसीजन आपसे पूछा जाता है ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी को लेकर। ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी को लेकर ये बात है, इफ R इज मोर देन KE तो ऑप्टिमम पे आउट कितना है, और इफ R इज लेस देन KE ऑप्टिमम पे आउट है आपके पास 100%। अब सीधी सी बात है, ये ना कंफ्यूजन बड़ी बार हो जाती है कि पे आउट वर्ड सुना सुना तो होता है, एंड तक बच्चे भूल ही जाते हैं हाउ डू वी कैलकुलेट पे आउट। मैं चाहती हूँ एक बार ना हम डिविडेंड पे आउट रेशो कहीं पर समझ ले। वैसे तो आप लोग अभी जानते हैं, बट बात के लिए डिविडेंड पे आउट रेशो सिंपली डिविडेंड पर शेयर अर्निंग पर शेयर का कितना परसेंट है। और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड भी होता है डिविडेंड पे आउट रेशो से रिलेटेड, क्या होता है? रिटेंशन रेशो। रिटेंशन रेशो सिंपली ये होता है रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर EPS का कितना परसेंट है, या इसको हम बेटर ऐसे समझते हैं इट इज 100 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो। तो क्वेश्चन कभी कभार वॉल्टर्स मॉडल में आपको रिटेंशन रेशो बताएगा, जहां रिटेंशन रेशो बता रहा है मतलब पे आउट रेशो आ सकती है। और क्योंकि हमको फॉर्मूला में ये D की वैल्यू चाहिए होती है, अगर फॉर अ गिवन E हमारे पास डिविडेंड पर शेयर कितना होगा ये आप पता कर सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है दैट दिस अप्रोच इज ऑल और नथिंग अप्रोच।
यानी कि पे आउट को लेकर या रिटेंशन को लेकर जो भी ऑप्टिमम आंसर आता है या तो 0 होता है या तो 100 होता है। ठीक है जी। और ये भी हमें पता है दैट ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन पे आउट हमारी मार्केट मूवमेंट भी चेंज होती है, मार्केट प्राइसेस चेंज होती है। अगर आपके पास क्वेश्चन साइलेंट है तो हमने ये भी समझा हुआ है दैट के ई इज रेसिप्रोकल ऑफ पीई रेशो टू बी यूज्ड एज लास्ट रिजॉर्ट। ये भी आपने बात समझी हुई है, साइड में लिख सकते हैं कहीं पर। ठीक हो गया जी, वोल्टर्स मॉडल डिस्कस्ड। चलो अब हमारे पास नेक्स्ट है गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल भी रेलेवेंस में आता है, ठीक। एंड इसके 3 केसेस हैं। नो ग्रोथ, नो ग्रोथ में P0 क्या हो जाएगा, सिंपली D अपॉन के। दूसरा केस कांस्टेंट ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ में P0 क्या हो जाएगा, इट इज D1 अपॉन के माइनस जी। क्योंकि हमारे पास इस चीज को प्रेजेंट करने के और भी तरीके हैं, तो इट इज E1 माइनस बी के ई माइनस बी आर। आप सभी जानते हैं G इज इक्वल टू बी आर होता है। क्या हुआ कुछ, ये इवन ही होता है, यू विल अज्यूम इट टू बी इवन जो भी आपको गिवन है, ठीक है। और जो हमारे पास चेंजिंग ग्रोथ रेट है या जिसको हम वेरिएबल ग्रोथ रेट बोलते हैं, इसमें सिंपली P0 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स, present value of all dividends. But how do you calculate it? It is present value of D1, D2 till Dn and then price n, where n means time where constant growth rate starts. ठीक है जी, डन हो गया। ये हमारे पास है गॉर्डन्स मॉडल। अब अगेन गॉर्डन्स मॉडल का जो कंक्लूजन है ऑप्टिमम पे आउट को लेकर वो सेम होगा वॉल्टर्स मॉडल का। इधर भी तो आर होता है यूज, राइट, इधर भी तो के ई यूज होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन आर एंड के ई रिलेशनशिप आप यहाँ पे भी ऑप्टिमम पे आउट का डिसीजन बता सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अदर थ्योरीज में और क्या क्या डिस्कस हुआ है आज। ट्रेडिशनल मॉडल जिसका दूसरा नाम है ग्राहम एंड डॉड अप्रोच। ये P0 आपको कैलकुलेट करवाता है हाउ, मल्टीप्लायर ब्रैकेट में D प्लस E अपॉन 3, दैट्स इट। एंड लास्ट में आज आपने डिस्कस किया है लिंटर्स मॉडल। ध्यान रखिए एक अकेला लिंटर्स मॉडल ही है जो आपको D1 कैलकुलेट करवाएगा। एंड कैसे कैलकुलेट करवाता है, D0 प्लस फिर स्मॉल ब्रैकेट में ईपीएस इनटू टारगेट पे आउट रेशियो, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज माइनस D0 एंड देन बाहर एडजस्टमेंट फैक्टर। दैट इज इट विद डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है जी, ऑल राइट। एक्सक्यूज मी मैम,